नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। नजर मंजिल पर रख, भले ही मुश्किलें हजार आएंगी, तेरी साहस, हिम्मत और मेहनत ही तुझे अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगी। अक्सर जीवन में अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आवश्यक होता है निरंतर प्रयत्न करते रहना, कोशिश करते रहना और किसी काम में जुटे रहना। और अगर बात हो स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य को बेहतर करना हर दिन यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे है और इस बार का थीम है माय हेल्थ माय राइट, यानी हमारी सेहत हमारा अधिकार है और सेहत को ठीक रखना हम सभी का कर्तव्य है। देश के जाने माने विशेषज्ञ, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट बहुत कार्य कर रहे हैं गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए और इसी में एक बड़ा कदम है जीन थेरेपी। आज हम विशेष तौर पर बात करेंगे कार टी सेल थेरेपी के बारे में, जिसे विशेष तौर पर पहली बार देश में विकसित किया गया है। देश में कार टी सेल थेरेपी लॉन्च की गई है। क्या है ये थेरेपी और कैंसर के इलाज में कितनी उपयोगी सिद्ध हो सकती है, और भारत में अगर कैंसर के इलाज की दृष्टि से बात की जाए तो इसे कितना महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है, ये जानेंगे विशेषज्ञों से। इस पर देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट और जान लेते हैं कार टी सेल थेरेपी के विषय में। कैंसर के इलाज में कई तरह की नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। जीन थेरेपी कैंसर के इलाज में प्रभावशाली सिद्ध हो रही है। जीन थेरेपी में रोग का इलाज करने और उसको रोकने के प्रयास करने के लिए शरीर की कोशिकाओं के अंदर के जीन को संशोधित किया जाता है। शरीर की हर कोशिका में डीएनए शामिल होते हैं जो जन्म के समय से ही निर्धारित हो जाते हैं। टी कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका है जिन्हें लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली को रोगाणुओं से लड़ने में सहायता करती हैं और बीमारी से बचाव करती हैं। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी में कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने और नष्ट करने के लिए शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाओं यानी टी सेल्स का उपयोग किया जाता है। इस थेरेपी में कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और उन पर हमला करने के लिए रोगी की टी सेल्स को संशोधित किया जाता है। फिर कैंसर की थेरेपी या ट्रीटमेंट के लिए इन सभी को लक्षित किया जाता है। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी इम्यूनोथेरेपी का रूप है। देश में पहली बार भारत में बनी हुई काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी को लॉन्च किया गया है। इसे कैंसर रोगियों के इलाज में आशा की एक नई किरण माना जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो हमारे देश के विशेषज्ञों के हुनर जो है वो विश्व पटल पर नजर आ रहे हैं और एक बड़ी कामयाबी या उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है इस टी सेल थेरेपी को, जो हमारे देश में घर में ही बनाकर लॉन्च की गई है। इससे किस दृष्टि से हमारे कैंसर रोगियों को जो है सफलता मिलेगी, उनको लाभ मिलेगा और कैंसर का इलाज कितना बेहतर होगा, ये जानते हैं विशेषज्ञों से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रोफेसर समीर बख्शी, आप विभागाध्यक्ष हैं, हेड मेडिकल ऑन्कोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज IRCH। और हमारे साथ आज के डिस्कशन में शामिल रहेंगे डॉक्टर हसमुख जैन, प्रोफेसर मेडिकल ऑन्कोलॉजी फ्रॉम टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। इस विषय से संबंधित अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800111234। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए समझते हैं कि किस तरह से इस थेरेपी का उपयोग किया जाएगा और कौन से कैंसर का इलाज इससे बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। डॉक्टर समीर बख्शी, आपसे ही समझ लें कि कैंसर के इलाज में बहुत सी तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। किस तरह से आप देखते हैं देश में पहली बार जीन आधारित टी सेल थेरेपी लॉन्च की गई है, कितना बड़ा कदम आप इसे मानते हैं? किरण जी, मैं इसको काफ़ी बड़ा कदम मानता हूँ, क्योंकि कुछ कैंसर ऐसे हैं जो वापस आते हैं, रिलैप्स करते हैं और उनमें क्योर करने का साधन कम होता जाता है क्योंकि सेल्स रेजिस्टेंस पैदा कर देते हैं। तो ऐसे कैंसर्स में खास करके कुछ ब्लड कैंसर हैं जिनमें ये कार टी सेल थेरेपी
काफ़ी उपयोगित पाई गई है। जी डॉक्टर हसमुख जैन, आपसे ये समझें कि जब बात आती है कैंसर के इलाज की, ये जो एक जीन थेरेपी का, खास तौर पर CAR T सेल थेरेपी का उपयोग अब किया जाएगा, क्या फर्क आप देखते हैं जो आने वाले समय में रोगियों के लिए, इलाज के लिए, और जो एक ट्रीटमेंट कॉस्ट की बात थी कि बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट हो जाता है, इस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण और उपयोगी है ये कदम? जब जैसे डॉक्टर समीर बख्शी ने बताया कि जब बीमारी रिलैप्स हो जाती है और इन मरीजों में जब रेगुलर थेरेपीज काम नहीं करती है, वैसे मरीजों में आमतौर पे हमारे पास कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते थे और हम उनको सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट या पैलिएटिव केयर के लिए एडवाइस करते थे और उनकी आयु जो है औसतन 3 से 6 महीने तक ही रह जाती थी। तो अब इन मरीजों में भी हमारे पास एक इलाज करने का एक ऑप्शन अवेलेबल हुआ है। पहले हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ते थे और सुनते थे, लेकिन अब ये हमारे पास अवेलेबल है भारत में। तो ये ऑप्शन हम ये ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो इन पेशेंट्स को दे सकते हैं जिनके पास और कोई उम्मीद नहीं बचती है। ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन में यूज किया जाता है। कुछ ही ब्लड कैंसर्स में इस समय इसका अप्रूवल मिला है, बट इन मरीजों में भी अभी एटलीस्ट ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हुआ है। जी डॉक्टर समीर बख्शी, बहुत सारी बीमारियां, जीवन शैली से संबंधित बीमारियां, जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिसमें कहा जाता है कि जीन्स कहीं ना कहीं व्यक्ति के जिम्मेदार होते हैं या एक बड़ा फैक्टर प्ले करते हैं, एक बड़ी भूमिका निभाते हैं बीमारी होने में। किस तरह से समझाना चाहेंगे जीन थेरेपी, ये जो तकनीक है या थेरेपी है, कैसे काम करती है, और फिर उसमें विशेष तौर पर CAR T सेल थेरेपी की बात की जाए, क्या है ये थेरेपी? देखिए, आपने बताया कि हर व्यक्ति में जीन्स अलग अलग होती हैं। जीन्स ही डिटरमिन करती हैं कि हमारा शरीर में हमारा रंग कैसा है, हमारी हाइट कैसे होगी जी। और उसी तरीके से जीन्स डिटरमिन करती हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन कैसे होगा, हमारी इम्यूनिटी कैसी होगी, उसमें कोई अगर तकनीकी डिफेक्ट होगा तो वो असर उस पर डालेगी। अगर हम जीन थेरेपी वर्ड का इस्तेमाल करें और उसको हम समझें, तो जो ये जीन्स हैं जो हमारे शरीर के हीमोग्लोबिन, कलर, कैंसर होने की क्षमता या उसको प्रोटेक्ट करने की क्षमता, उसको अगर जो डिटरमिन करते हैं, उन जीन्स में अगर हम कुछ चेंजेस करें, उसको हम जीन थेरेपी कहते हैं। यानी एक जीन है, उसको हम कम ज़्यादा बड़ा करें तो उसको जीन थेरेपी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एडिटिंग। अगर एक चीज़ बनी हुई है उसको चेंज करें। तो ये जीन थेरेपी जो है, एक तो तरीका होता है इन वाइवो। इन वाइवो से मतलब है कि आप सेल्स बॉडी में ही हैं और आप अंदर ही चेंजेस कर रहे हैं, कुछ वायरस और ऐसी चीज़ें देकर कि अंदर ही बॉडी में जीन्स में चेंजेस हो जाएं, उसको कहते हैं इन वाइवो। और एक होता है कि आपने सेल्स बाहर निकाले, शरीर के बाहर निकाले और उसमें इंजीनियरिंग के द्वारा चेंजेस करे, उसको हम बोलते हैं एक्स वाइवो, यानी शरीर के बाहर। तो CAR T सेल एक फॉर्म ऑफ जीन थेरेपी है जिसमें हम सेल्स बाहर निकालते हैं और फिर हम वापस शरीर में चेंज करके डालते हैं। जी डॉक्टर जैन, किस तरह से ये प्रक्रिया होती है, यानी कितना समय लगता है कि व्यक्ति के शरीर से पहले कुछ कोशिकाएं, T सेल्स को निकाला गया, उन्हें मॉडिफाई किया गया, प्रोसेस किया गया, कितनी कॉम्प्लेक्स या जटिल प्रक्रिया है और लगभग समय कितना ले सकती है ये? एक मरीज में जब हम उनके वाइट सेल्स निकालते हैं वहां से लेके, और ये जब लैब में प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस जैसे आपने बताया बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग का ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड या इंजीनियरिंग का सबसे कॉम्प्लिकेटेड उदाहरण है, जहाँ पे बहुत स्ट्रिंजेंट, बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशंस में ये मैनिपुलेशन करना पड़ता है। हल्का भी इन्फेक्शन इसमें इंट्रोड्यूस नहीं हो सकती है, हल्की भी चूक नहीं हो सकती है, क्योंकि ये फिर से सेल्स, कोशिकाएं जो है मरीज को दी जाएगी। तो औसतन 2 हफ्ते तो लग जाते हैं CAR T सेल्स को बनाने में और उनको सफिशिएंट मात्रा में विकसित करने में, और उसके बाद लगभग 1 हफ्ता लगता है उसका क्वालिटी चेक करने के लिए, क्योंकि पूरे एक पैनल ऑफ टेस्ट होता है जो रन किया जाता है, और जब वो क्वालिटी कंट्रोल पास होता है तभी जाके वो प्रोडक्ट पेशेंट को फिर दिया जाता है। तो औसतन 3 हफ्ते लग जाते हैं इस पूरी प्रक्रिया में। जी फिलहाल एक कॉलर है, ओम प्रकाश जी हैं झारखंड से, जिन्होंने कॉल किया है, उनका सवाल जान लेते हैं। ओम प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। जो हमें पैनल से बताया गया, इनका सवाल ये था डॉक्टर समीर बख्शी की कौन सी वो समस्याएं हैं कैंसर्स के अलावा जिनमें जीन थेरेपी का उपयोग हो रहा है या आने वाले समय में हम एक्सपेक्ट करें कि हो सकता है? तो जीन थेरेपी कैंसर के अलावा पोटेंशियली हर ऐसी बीमारी में यूज़ किया जा सकता है जहाँ पे जेनेटिक डिफेक्ट के द्वारा कोई प्रॉब्लम आ रही है बॉडी में। तो एक एग्जांपल है सिकल सेल डिजीज़, जिसमें हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बन पाता और उससे पेशेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। इन्फेक्शन होता है, पेन क्राइसिस होती है, निमोनिया बन सकता है। तो ऐसे में जीन थेरेपी इस्तेमाल की गई है जिसमें हम उस मरीज़ का जो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन है उसको हम ठीक कर पाते हैं। और ऐसी और भी कई बीमारियां हैं जिसको कहते हैं स्किड, जिसमें इम्यूनो डेफिशिएंसी होती है। वहाँ पर भी जीन थेरेपी का इस्तेमाल ट्रायल बेसिस पे किया गया है। कुछ आँखों की प्रॉब्लम है जिसमें ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है या ऑप्टिक जो डैमेज होता है, उसके ऊपर भी जीन थेरेपी इस्तेमाल की गई है। जी, एक सवाल आया है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है। डॉक्टर जैन हमारे एक व्यूअर हैं, ईमेल के माध्यम से सवाल पूछ रहे हैं। सुप्रिया जी हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह से हम टी सेल थेरेपी की बात कर रहे हैं जिसमें जीन्स को मॉडिफाई किया जाता है, तो क्या ऐसी संभावना हो सकती है कि जो लोग हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, फैमिली हिस्ट्री है मान लीजिए कैंसर की या दूसरे रोगों की, उनमें पहले से ही इस तकनीक का प्रयोग करके जीन्स को मॉडिफाई किया जा सके? अभी तक ऐसा कोई रिसर्च हुआ नहीं है या ऐसा कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, बट थियोरेटिकली ये पॉसिबल है। इस चीज़ पे अभी संशोधन होना बहुत बाकी है, बट ये संभव है। ये आने वाले समय में ये भी पॉसिबिलिटी होगी, पर्टिकुलरली ऐसे जो कैंसर सिंड्रोम्स होते हैं जहाँ पे एक ही जीन में प्रॉब्लम है, तो उस जीन को पोटेंशियली मॉडिफाई किया जा सकता है। लेकिन ये हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये भी संभव होगा। जी, डॉक्टर समीर बख्शी, इम्यूनोथेरेपी की जब हम बात करते हैं तो ये जो स्पेशली अगर बात की जाए कार टी सेल थेरेपी, क्या उसी तरह से ये प्रक्रिया भी चलती है या किस तरह से इसे अलग माना जा सकता है? देखिए, इम्यूनोथेरेपी जो हम कैंसर में यूज़ करते हैं उसमें आपको ड्रग मार्केट से आप परचेज करते हैं और पेशेंट को दिया जाता है, और वो एग्जिस्टिंग इम्यून सिस्टम जो डिफेक्टिव है उसको उसका जो नाकाबंदी है उसको वो ओवरकम करके पेशेंट के कैंसर को मारता है। लेकिन जो कार टी सेल हैं वो एक अलग प्रकार का इम्यूनोथेरेपी है। इट इज़, आई विल कॉल एज अ लिविंग ड्रग। लिविंग ड्रग मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि आपने पेशेंट के टी सेल्स बाहर निकाले, उनको चेंजेस उनमें करे और उसके बाद वो टी सेल्स आपने शरीर में डाले। तो टी सेल तो एक एक्टिव सेल है, वो ड्रग नहीं है, वो एक्टिव सेल है। और फिर वो सेल जो है ग्रो भी करता है, डेवलप भी करता है, मल्टीप्लाई भी करता है। तो वो एक किस्म का लिविंग ड्रग बन जाता है और वो कंटिन्यूसली कैंसर को मारता रहता है शरीर में। लेकिन जो आप इम्यूनोथेरेपी ड्रग देते हो वो एक ही बार देते हो, जैसे ही वो ड्रग खत्म हो जाता है उसका इफेक्ट भी चला जाता है। तो ये एक फ़र्क है बिटवीन द स्टैंडर्ड इम्यूनोथेरेपी ड्रग जो मार्केट में मिलता है वर्सेस कार टी सेल जो कि एक लिविंग एक्टिवली डिवाइडिंग ड्रग की तरीके से काम करता है। जी, फिलहाल ओम प्रकाश जी हैं झारखंड से फोन लाइन पर हमारे साथ। ओम प्रकाश जी, बहुत स्वागत, आपका सवाल पूछिए। सर गुड इवनिंग। मेरी पत्नी को ब्रेस्ट कैंसर है सर जी। और ब्रेस्ट कैंसर में कार टी सेल कितनी उपयोगी है मैं ये जानना चाहता हूँ। उनकी जो बायोप्सी हुई थी उसमें 4+1 लिम्फ नोड में जो है वो ये आपको कार्सिनोमा मिला था। तो अभी सर ये कार टी सेल कितनी उपयोगी है मैं ये जानना चाहता हूँ ब्रेस्ट कैंसर के लिए। डॉक्टर समीर बख्शी क्या बताना चाहेंगे? तो जी, आज की डेट में ब्रेस्ट कैंसर का स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है जिसमें कीमोथेरेपी दी जाती है, सर्जरी की जाती है और साथ में रेडियोथेरेपी भी दी जाती है जो आपकी वाइफ में पाया गया है। और उसके बाद आगे थेरेपी अगर उसके ऊपर कैसे रिसेप्टर हैं, क्या पाया गया, आगे और ड्रग्स दी जाती हैं। आज की डेट में कार टी सेल ब्रेस्ट कैंसर में स्टैंडर्ड थेरेपी नहीं है।
आने वाले टाइम में हम ये बोलें कि क्या सॉलिड ट्यूमर से मतलब है अंग का ट्यूमर, क्या उसमें CAR T सेल काम करेंगे? पोटेंशियली यस। अभी थोड़े दिन पहले ही ब्रेन ट्यूमर में CAR T सेल का उपयोग पाया गया है, लेकिन अभी इस वक्त वो स्टैंडर्ड केयर में नहीं आया है। जी डॉक्टर जैन, अगर इसकी अवेलेबिलिटी की बात की जाए, और ये भी बताया जा रहा है क्योंकि इस तकनीक को देश में ही विकसित किया गया है, तो जो इसकी लागत या कॉस्ट पहले आती थी उससे 1/10 कॉस्ट आएगी, तो किस तरह से इसके विस्तार के लिए आगे काम किया जा रहा है? आपने सही बताया कि अभी तक जो CAR T सेल थेरेपी अवेलेबल थी दुनिया भर में, हमारे एक तो बहुत महंगी थी, लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए जैसे यूएस में इस थेरेपी का कॉस्ट है। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई लेना भी चाहता था तो उनको ट्रैवल करना पड़ता था बाहर देशों में और प्रोसेस को करना पड़ता था। बट ये अभी इंडिया में अवेलेबल है और इसका कॉस्ट जाहिर तौर पे, क्योंकि सारा रिसर्च इंडिया में हुआ है, तो 1/10 कॉस्ट पे ये थेरेपी अवेलेबल है। जैसे जैसे चीजें इम्प्रोवाइज होगी, जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग इम्प्रूव होगा, जैसे सपोर्ट गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज का सपोर्ट मिलेगा, तो आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि ये कॉस्ट और भी कम होगा। जी डॉक्टर समीर बख्शी, ब्रिज अरोड़ा है, उनका सवाल यह है कि मल्टीपल माइलोमा में 74 इयर्स के पेशेंट हैं, क्या उसमें ये थेरेपी का उपयोग हो सकता है और क्या लाभकारी होगी? यदि मल्टीपल माइलोमा स्टैंडर्ड थेरेपी से क्योर ना हो, और आजकल मल्टीपल माइलोमा में भी कई ड्रग्स हैं, एक नहीं कम से कम 5, 7, 8 ड्रग्स अवेलेबल हैं, वो अगर सब फेल हो जाते हैं तो पोटेंशियली ऐसे मरीजों में आप CAR T सेल थेरेपी का उपयोग कर सकते हैं। जी डॉक्टर समीर बख्शी, जब कैंसर के ट्रीटमेंट की बात आती है, खास तौर पर रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी में, क्योंकि उसमें साथ में व्यक्ति को साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो बहुत से लोगों को डर भी रहता है और कहीं ना कहीं जब तक इलाज चलता है कुछ दुविधाएं और जटिलताएं भी बनी रहती हैं। अगर CAR T सेल थेरेपी की बात की जाए तो क्या इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, जटिलताएं हैं, वो कम हैं जो व्यक्ति को झेलनी पड़ सकती हैं? कैसे उनको मैनेज करने पर काम किया जाना चाहिए? तो मैं आपको जीन थेरेपी इन जनरल के साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताता हूँ, फिर मैं CAR T सेल्स पे जाता हूँ। तो ये बात हो रही थी कि हम किसी भी जेनेटिक बीमारी में अगर हम पोटेंशियली देखें तो उसका जीन्स को अगर हम एडिट करें तो वो ठीक हो सकती है, लेकिन इतना आसान नहीं है। जब हम जीन को एडिट करने के लिए वायरस को डालते हैं शरीर में, तो वो कई बार खाली उसी जीन पर असर नहीं करती, कई बार ऐसी जीन्स पर भी असर कर सकती है जो कैंसर पैदा करते हैं। तो इनफैक्ट एक बड़ा भारी प्रॉब्लम पाई गई है कि वो जीन अपनी सही जीन को ठीक ना करके किसी ऐसी जीन में चेंजेस ले आए जो कैंसर पैदा कर दे। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम ये है, जब हम CAR T सेल या जीन थेरेपी देते हैं, चाहे उसमें क्योंकि ये फौरन होता है तो काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन पैदा होता है, तो उसमें ब्लड प्रेशर एकदम कम हो जाता है, फीवर होता है, बहुत सारे साइटोकाइंस या केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो शरीर में प्रॉब्लम पैदा करते हैं और उनके लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। उसी किस्म की एक प्रॉब्लम CAR T सेल में एक और हो सकती है जो कि ब्रेन के ऊपर असर कर सकती है, जिसको हम कहते हैं आईकैंस, यानी जो आपने सेल्स दिए उसने न्यूरोटॉक्सिसिटी या ब्रेन में टॉक्सिसिटी पैदा करी। तो ये उसके पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और तीसरा, मैंने जैसे पहले बताया, वो एक अगर जीन गलत जगह पहुंच जाती है तो वो एक अलग नया कैंसर भी पैदा कर सकती है। जी डॉक्टर जैन, जो लोग इलाज करवा रहे होते हैं या कैंसर के इलाज में हैं, क्या सभी के लिए इसे उपयोगी मान लिया जाए अगर ल्यूकीमियाज की बात की जाती है या लिम्फोमास की बात की जाती है, या फिर इसको पहले दूसरे ट्रीटमेंट ट्राई करने के बाद अगर लगता है कि उस ट्रीटमेंट का असर नहीं आ रहा तभी इस पर स्विच किया जाना चाहिए? इस समय जो अप्रूवल मिला है, जो रिसर्च हुआ है, वो ऐसी स्थिति में हुआ है कि अगर आपका इनिशियल थेरेपी काम नहीं करता है तो फिर CAR T सेल थेरेपी दिया जाता है। हालांकि दुनिया भर में अभी रिसर्च चल रहा है कि इसको और भी अर्लियर लाइंस, जैसे कि शुरुआती फेज में ही थोड़ा कीमोथेरेपी देके फिर CAR T सेल थेरेपी का इस्तेमाल किया जाए, ताकि कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स है वो कम हो जाए और जो रिजल्ट है, ओवरऑल रिजल्ट इंप्रूव हो जाए। लेकिन आज की तारीख में जो इंडिया में अप्रूवल मिला है
वो उन्हीं मरीजों के लिए है जिनमें कीमोथेरेपी, जो शुरुआती का कीमोथेरेपी है वो फेल हुआ है, और अगर उसके बावजूद भी बीमारी बनी हुई है या बीमारी लौट के आ गई है, ऐसे मरीजों के लिए कार्टी सेल थेरेपी का अप्रूवल मिला है। जी डॉक्टर समीर बख्शी, अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से देखा जाए तो क्या चुनौतियां आपको लगती हैं जो फिलहाल हैं, और कौन से वो एरियाज जिन पे अभी भी कुछ और काम करने की आवश्यकता है? तो फ्यूचर में मैं देखता हूं कि कार्टी सेल, ब्लड कैंसर और लिम्फोमास के अलावा मैं समझता हूं ये जो अंग के ट्यूमर हैं, जिनको सॉलिड ट्यूमर कहते हैं, यानी ब्रेन ट्यूमर, ब्रेस्ट के कैंसर और बाकी जो ऑर्गन ट्यूमर हैं, उसमें भी आने वाले समय में ये आएगा। तो और जीन थेरेपी का मैंने जो आपको बताया, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जो उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाई जाती है वो यही पाई जाती है, एक तो रिएक्शन की, कि बॉडी में रिएक्शन बहुत पैदा होता है और वो कई बार जानलेवा रिएक्शन भी हो सकता है। सेकंड, अभी ऐसी तकनीकों का प्रयास किया जाएगा और करा जा रहा है कि जब हम वो चेंजेस का प्रयास करें कि जिस जीन में हम चाहते हैं चेंज हो वो वहीं हो, वो किसी और दूसरी जीन में चेंज ना हो जो शरीर को हानि पहुंचाए। तो इस पर भी काफ़ी काम किया जा रहा है। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं अगले 5 से 10 सालों में इस डिफ़िकल्टी को हम ओवरकम कर पाएंगे और ऐसी बीमारियों में भी इनका यूज़ कर पाएंगे। जी, तो आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं कार टी सेल थेरेपी के बारे में। एक विशेष थेरेपी है जिसका प्रयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है, और विशेष रूप से उपलब्धि ये है कि भारत में पहली बार टाटा मेमोरियल सेंटर और आईआईटी ने मिलकर कार टी सेल थेरेपी को लॉन्च किया है, यानी जीन थेरेपी को लॉन्च किया है कैंसर के इलाज के लिए। विशेष तौर पर इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है क्योंकि आने वाले समय में इसे कैंसर रोगियों के लिए, जो दूसरे कैंसर से ग्रस्त हैं, उनके लिए भी उपयोग किया जा सकेगा। वहीं कैंसर की जो ट्रीटमेंट कॉस्ट, जहां पर टी सेल थेरेपी बाहर के देशों से ली जाती थी और इलाज करवाया जाता था, उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, तो लागत भी कम आएगी। प्रयास ये किए जा रहे हैं कि बड़े सेंटर्स में, बड़े अस्पतालों में इसका उपयोग शुरू किया जा सके, ऐसी तकनीक और उपलब्धता को बढ़ाया जा सके जिससे न सिर्फ कुछ प्रकार के कैंसर्स के लिए बल्कि अन्य कैंसर्स में भी इसका उपयोग आने वाले समय में किया जा सकेगा। जीन थेरेपी का जो प्रयोग है न सिर्फ कैंसर्स के इलाज के लिए बल्कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जिसमें बहुत सारे आनुवंशिक कारक जिम्मेदार होते हैं रोग के लिए, उसमें भी इसे उपयोगी माना जा सकता है। क्या होगा भविष्य में, उस पर प्रयास जारी हैं और किस तरह से इसकी उपयोगिता को बढ़ाया जाएगा, विशेषज्ञ इसको लेकर प्रयासरत हैं। और टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं कार टी सेल थेरेपी के बारे में। फिलहाल समय हो गया है हमारे रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड का। कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं विशेषज्ञों से इस थेरेपी के बारे में और कुछ भ्रमों को दूर करने की कोशिश करते हैं। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। हमारे साथ हैं प्रोफेसर समीर बख्शी और हमारे साथ हैं डॉक्टर हसमुख जैन। पहला सवाल डॉक्टर समीर बख्शी आपसे कि कार टी सेल थेरेपी क्या एक जीन आधारित थेरेपी है? जी हाँ। डॉक्टर जैन, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ये सिर्फ एडवांस स्टेज या जो लोगों को पैलिएटिव ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, सिर्फ उन्हीं के लिए विकल्प माना जाए? सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, जिसको भी रिलैप्स या रिफ्रैक्टरी डिसीज है, यानी जहां पे रेगुलर थेरेपी काम नहीं कर रही, उनमें ये इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर समीर बख्शी, क्या सिर्फ ब्लड कैंसर या रक्त के कैंसर में ही उपयोगी है फिलहाल, या सॉलिड ट्यूमर्स में भी इसका उपयोग किया जा सकता है? ये आज की डेट में ब्लड कैंसर और गांठों के कैंसर के लिए उपयोगित पाई गई है। क्या ये सभी कैंसर रोगियों के लिए एक राहत सिद्ध हो सकती है आने वाले समय में, डॉक्टर जैन? जैसे रिसर्च इंप्रूव हो रहा है, ये और काफी कैंसर्स में आने की इसकी संभावना है, तो हाँ, पॉसिबल है कि ये और भी कैंसर्स में राहत दे सकती है। डॉक्टर समीर बख्शी, इसे लिविंग ड्रग थेरेपी क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो लिम्फोसाइट जब हम उनको इंजीनियर करके ब्लड में वापस शरीर में डालते हैं, तो लिम्फोसाइट एक लिविंग सेल है जो ग्रो भी करता है, इसलिए इसको लिविंग ड्रग कहा जाता है। डॉक्टर जैन, क्या इस तकनीक में जो पूरी प्रक्रिया है उसको करने में काफी अधिक समय लगता है?
औसतन 2 से 3 हफ्ता लगता है इस थेरेपी को बनाने में। तो हाँ, ये रेगुलर कीमोथेरेपी के कंपैरिजन में ज़्यादा समय लगता है। डॉक्टर समीर बख्शी, भविष्य में ये माना जाए कि जो हाई रिस्क ग्रुप वाले व्यक्ति हैं उनमें भी ये कुछ उपयोगी सिद्ध हो पाएगी? हाई रिस्क जिनमें जो ट्यूमर हैं उनमें यस, लेकिन हाई रिस्क जिनमें ट्यूमर हो सकता है उसमें प्रॉबेबली मुझे लगता है कई साल लग जाएंगे। जी डॉक्टर जैन, क्या ये थेरेपी वृद्ध लोगों में भी इस्तेमाल हो सकती है? जी, हो सकती है। अनलाइक ट्रांसप्लांट, ये वृद्ध लोगों में भी इस्तेमाल की जा सकती है। डॉक्टर समीर बख्शी, क्या इसे कीमोथेरेपी की तरह साइकिल्स में या मल्टीपल सिटिंग्स में दिया जाता है? जी हाँ, कार्टी सेल भी मल्टीपल टाइम्स दे सकते हैं और जीन थेरेपी भी मल्टीपल टाइम दे सकते हैं। जी डॉक्टर जैन, क्या इस थेरेपी में व्यक्ति को काफी अधिक समय तक अस्पताल में ही रहना पड़ता है? जी नहीं, बहुत कम समय तक हॉस्पिटलाइज किया जाता है, लेकिन फॉलोअप लंबा समय तक करना पड़ता है। जी, जिन लोगों को कोमोर्बिडिटीज है, लंग की कोई डिजीज है, हृदय रोग है या फिर गुर्दे का रोग है, डॉक्टर समीर बख्शी, क्या उनमें भी ये उपयोगी हो सकती है? आमतौर पे कोई अगर पेशेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसमें कोई भी ऐसी थेरेपी देनी कठिन पाई जाती है। जी, जिस तरह से रेडिएशन या कीमोथेरेपी में जो नॉर्मल सेल्स हैं वो भी वीक हो जाते हैं तो व्यक्ति को संक्रमण का खतरा रहता है, डॉक्टर जैन क्या इसमें भी इस तरह की समस्या होती है? इन्फेक्शन का खतरा इस कार्टी सेल थेरेपी में भी होता है, बट ये अलग प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं। आमतौर पे ये माइल्ड इन्फेक्शन होते हैं, लेकिन कार्टी सेल थेरेपी में भी ये खतरा देखा गया है। डॉक्टर समीर बख्शी, क्या कार्टी सेल थेरेपी में उल्टी आना, एनीमिया होना या हेयर लॉस होना यानी बाल झड़ना, ऐसी समस्याएं देखी जाती हैं? तो कार्टी सेल उसको पहले कार्टी सेल देने से पहले शरीर के लिम्फोसाइट को एब्लेट किया जाता है, यानी उनको ख़त्म किया जाता है। तो वो जो ड्रग्स देते हैं उनसे ये साइड इफेक्ट होते हैं। जी डॉक्टर जैन, क्या इसकी वजह से बीपी कम हो जाना या बुखार आना जैसे लक्षण हो सकते हैं? पॉसिबल है, ये लक्षण हो सकते हैं साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम की वजह से। डॉक्टर समीर बख्शी, जैसा आपने बताया डिस्कशन में कि जो इम्यूनोथेरेपी है उसमें ड्रग्स का प्रयोग होता है, तो जैसे ही दवाएं बंद करते हैं जो प्रभाव है वो भी चला जाता है। अगर कार्टी सेल थेरेपी की बात करें तो इसका प्रभाव कितने समय तक चलेगा व्यक्ति के शरीर में? इसका मेन एडवांटेज ही यही है कि इसका प्रभाव काफ़ी लंबे समय तक चलता है। इनफैक्ट कई बार 1 से 1.5 साल तक भी पाया गया है कार्टी सेल का असर जी शरीर में। डॉक्टर जैन, किस तरह से इसकी जो उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए उस दिशा में कार्य किए जा रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग के कैपेसिटीज को बढ़ाया जा रहा है। आज की तारीख में लगभग 300 से 500 पेशेंट्स के लिए ये बनाया जाता है, बनाने की क्षमता है। बट इसको बढ़ा के साल में 1000 से 1500 की कैपेसिटी के लिए काम किया जा रहा है। जी डॉक्टर समीर बख्शी, किस तरह के बड़े सेटअप्स या अस्पतालों में जीन थेरेपी की उपलब्धता और तकनीक को विकसित किया जा सकता है या उसमें की जा सकती है? मैं समझता हूँ जो भी ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट काफ़ी हो रहे हैं, ऐसे सेंटर में ये कार्टी सेल थेरेपी को यूज़ किया जा सकता है। जी डॉक्टर जैन, हालांकि जो इसकी लागत है वो 1/10 हो गई है अगर पूरे विश्व की बात की जाए, उससे कंपेयर किया जाए, लेकिन फर्दर जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है उसे बढ़ाने के लिए किस तरह से प्रयास किए जा सकते हैं? 2-3 चीजें होगी। एक, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को जैसे जैसे सुधारा जाएगा। कुछ चीजें हैं जो अभी भी हमें कंज्यूमेबल्स है जो हमें बाहर से लाने पड़ते हैं, अगर उनका भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होता है, गवर्नमेंट से अगर कुछ सपोर्ट आता है और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होता है, जैसे जैसे आप ज्यादा पेशेंट्स को देते हैं तो उस वजह से भी आपकी कॉस्ट जो है कम हो सकती है। डॉक्टर जैन, एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? सो कार्टी सेल थेरेपी एक अच्छा स्टेप है। एटलीस्ट हमारे पास एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। अब इस प्लेटफॉर्म पे हम और भी अलग थेरेपीज के और अलग कैंसर्स के लिए, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के लिए काम कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल हुआ है। इस समय इसका इंडिकेशन बहुत सीमित है, ब्लड कैंसर्स के लिए है, बट आने वाले समय में हम देखते हैं कि और भी बीमारियों में इसका हम पोटेंशियल रोल देखते हैं। जी डॉक्टर समीर बख्शी, आपका संदेश किस तरह से देखते हैं आने वाले समय में एक बड़ी उपलब्धि को और बड़े पैमाने पर एक बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में सभी लोगों के लिए उपयोगी होने में, और खास तौर पर कैंसर्स के अलावा जो दूसरे रोग हैं उनमें भी कितनी लाभान्वित सिद्ध हो सकती है? मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज कार्टी सेल ला रही हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी कॉस्ट आने वाले समय में कम होगी और ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ इसको यूज़ कर पाएंगे।
नंबर 1। और आने वाले टाइम में मैं उम्मीद करता हूँ जितनी ये जेनेटिक डिसऑर्डर हैं उनमें कार टी सेल नहीं, इन वाइवो जीन थेरेपी का यूज़ भी एक्सपैंड होगा। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर हसमुख जैन, डॉक्टर समीर बख्शी। आप दोनों ने ही विस्तार से बताया है क्या है कार टी सेल थेरेपी इस विषय में और किस तरह से आने वाले समय में इसका उपयोग न सिर्फ कैंसर्स बल्कि अन्य बीमारियों में भी जीन थेरेपी को उपयोग किया जा सकेगा। कहा जाता है कि सीढ़ियां सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जिन्हें कुछ दूर या कुछ मंजिल तक ही जाना है। जिनकी मंजिल है आसमान तक, उन्हें अपना रास्ता खुद ही बनाना है। तो हमारे देश के साइंटिस्ट, विशेषज्ञ, डॉक्टर्स अपना रास्ता बना रहे हैं, नई उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, नई तकनीकों को विकसित किया जा रहा है जिससे गंभीर बीमारियों का इलाज सरल हो पाए। लेकिन क्योंकि आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, वर्ल्ड हेल्थ डे है और स्वस्थ रहना सभी की जिम्मेदारी है, तो हम सबको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है, कर्तव्य निभाना है, अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनानी है और उन कारकों को दूर रखना है जो बीमारी के लिए, कैंसर के लिए और दूसरी जीवन शैली संबंधित रोगों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं या उनका खतरा बढ़ा सकते हैं। सही आहार, स्वस्थ जीवन शैली, तनाव को दूर रखना और नियमित व्यायाम करना, ये बेसिक चीजें हैं, महामंत्र है स्वस्थ रहने का। और अगर कोई समस्या होने का शक हो तो विशेषज्ञ के पास जाकर उसकी जांच भी करवाना आवश्यक है। स्वास्थ्य संबंधित जानकारी और जागरूकता का सिलसिला टोटल हेल्थ में ऐसे ही जारी रहेगा। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।